हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास फिर से है बजाज पल्सर N160 और ये बहुत ही ख़ास इंसान की है, मेरे बहुत ही ख़ास प्रिय दोस्त पांडे जी पधारिए। पांडे जी की डिमांड थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि छोटा सा चैनल है तो 2-3 कमेंट भी आ जाएं तो डिमांड ही कहेंगे उसको। तो 2-3 लोगों की डिमांड आई कि पांडे जी को बुलाया जाए वापस, तो हम हाजिर हैं फिर से पांडे जी की बाइक के साथ, पांडे जी की प्रिय बाइक। अच्छा, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, वैसे यार थंबनेल में तो लिखना पड़ेगा ना। चलो, आप लोगों को पता ही है कि ये बाइक ऑलमोस्ट 6 महीना पुरानी है, लेकिन आप मुझे मतलब देख के बताइए कि 6 महीना पुरानी लग रही है किसी एंगल से। मतलब यार टायर हगर तक गंदा नहीं है। मैंने इसको बताया वीडियो बनाते हैं, इसने एकदम बाइक को चमका के रखा है। थोड़ी बहुत निशान भी पड़ते हैं बाइक में तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो निशाने नहीं है। क्या स्टेटस है पांडे जी बाइक का? बाइक एकदम मस्त चल रही है और यार मतलब अगर आप मशीन की कदर करोगे घर पे तो मशीन रास्ते में आपकी कदर करेगी, ये मैं मानता हूँ। और ये हर चीज़ के साथ एप्लीकेबल है। तो पांडे जी कितना टाइम हो गया अभी इसको? लास्ट मंथ 6 महीने पूरे हो गए थे, मतलब 28 को 6 महीने पूरे हो गए। कितनी चला ली बाइक ये? मतलब ऑलमोस्ट 2800 होने वाली है, 2793 पे हो गई थी। सो 2800 होने वाली है, 2794। ठीक है, 2794। तो 2794 किलोमीटर चला ली 6 महीने में। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं चलाई है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चला ली है। तो एक ओवरऑल कुछ रिव्यू दो यार पांडे, कैसी लग रही है बाइक? यार 6 महीने की जर्नी अच्छी रही है। मतलब शिकायतें, मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इसका भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हैं। बट ओवरऑल अगर बोले तो ऐसा कोई बड़ा फेलियर अभी तक नहीं हुआ है कि हाँ मुझे बहुत कोई चीज़ ऐसी 6 महीने में प्रॉब्लम की हो कि ये सही नहीं है या फिर गलती कर दी है। सर अगर फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिग्रेट तो आज भी नहीं है। जैसा हमेशा कहता, आज ही मेरे पास 1.5 लाख रुपये लगाने में इस बाइक को उठा लूँगा, क्योंकि अभी भी मार्केट में इसके जैसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से तो। और बाकी इसमें मैंने कुछ मतलब लॉन्ग ट्रिप्स तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली मैंने, जैसे भी मैं रिसेंटली हमारे लखनऊ से पास में सीतापुर, तो वहाँ गया था, तो अप डाउन पूरा अराउंड 190 किलोमीटर्स का वो ट्रिप था। तो वो ट्रिप मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट था कि भाई पेन, क्योंकि मेरे साथ एक बंदा गया था तो कैसा उस मतलब दो लोग गए थे हम लोग साइड से, तो कितना फ्यूल लेती है, फिर हाईवे स्टेबिलिटी भी, क्योंकि हमने वहाँ पर इसको अप्रॉक्सीमेटली 115-120 तक हम इसको लेके भी गए थे। तो मतलब मेरे लिए भी वो टेस्ट था कि भाई लौट के आते थे ऐसा तो नहीं होगा कि गलती करती नहीं जाना चाहिए था। कार से चले गए होते, लेकिन मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे में पहुंच गए थे, तो आप एवरेज स्पीड लगा लो कि मतलब 80-90 पे हम आराम से, कैसे नीचे तो नहीं आएगा। ट्रैफिक अगर कहीं नहीं है तो 70-80 तो हमारी नॉर्मल स्पीड रहेगी, क्योंकि मैं एवरेज भी निकालना था। तो वो भी दिमाग में लेके चले, लेकिन कहीं हमने खींचा भी इसको 120 तक। कहीं ऐसा नहीं लगा डर कि गाड़ी ऑटो कंट्रोल जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा फील हुआ कि गाड़ी हिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब स्टेबिलिटी है तैसे वाला, जैसे पकड़ के चल रही रोड पे कहते हैं ना, चपक के चलना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। हाँ, मैं पीछे बैठा था, मेरे पास हेलमेट नहीं था, मतलब ये मुझसे गलती हुई क्योंकि इतना तेज हवा लग रही थी। हेलमेट एक ही जने के पास, एक हेलमेट था। अब उसमें क्या है कि इसकी सीट थोड़ी अपराइट है। नॉर्मल अगर फ्लैट सीट हो तो पीछे वाला बंदा आगे लेके पीछे छुप जाता है, तो इतनी हवा नहीं लगती है। लेकिन इसमें कुछ भी अब बचता नहीं है, आप पीछे बैठो आगे बैठो, आपके एक्सपीरियंसेस सेम ही होंगे। तो भाई वो जो हवा मुंह पे लग रही थी तो ऐसे आंसू पानी की तरह टपक रहे थे। तो दैट वाज वन थिंग कि हाँ हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है सीट की वजह से। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप कोई भी स्प्लिट सीट वाली गाड़ी ले रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो, आपके साथ कोई बंदा है, तो उसके पास भी पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। मैं एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, पर वैसे भी आपको दिक्कत होगी, आंखों में पानी आना या कोई भी चीज़ आपको स्ट्राइक करेगी। तो ये एक चीज़। बाकी कंफर्ट की बात करूँ तो इधर से जब मैं गया था तो मेरा फ्रेंड चला रहा था, उधर से जब आया तो मैं चला रहा था, तो हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया। वो पतला दुबला है, मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, तो भाई ऑब्वियस बात है कि पतले पे कैसा फील है और हेल्दी पर्सन का कैसा फील है, तो दोनों ही कंफर्टेबल थे। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि दर्द होने लग रहा है। पीछे वाली सीट का बताओ, मतलब आगे वाली तो कंफर्टेबल है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। पीछे का ही बता रहा हूँ, मतलब कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक तरफ से मैं पूरा बैठ के आया था, एक तरफ से पूरा बैठ के आया था, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दर्द होने लग रहा है या थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हम 1 गो में गए थे, मतलब यहाँ से निकले फिर गाड़ी सीधे वहीं रुकी थी, तो बीच में कोई भी स्टॉप हमने नहीं लिया था। तो 1.5 घंटा मतलब लगातार हम लोग बैठे हैं और मैं कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो, एक जगह पे बारिश, मतलब एक नेगेटिव चीज़ में उस दिन रियलाइज़ हुई कि मतलब बारिश में मैंने पहले उसको चलाया है, लेकिन एक्सट्रीम बारिश में चलाया, तो उसमें क्या होता है पूरे भीग चुके होते तो फिर इतना रियलाइज़ नहीं होता है। और उस दिन हल्की सी बारिश हुई, तो हम बीच में थोड़ा सा रुके थे, तो उसमें क्या था कि इतनी बारिश थी कि
भीगने वाली भी नहीं, बट रोड पे थोड़ा कीचड़ कीचड़ सा हो गया था। हाँ। तो मेरा फ्रेंड उस टाइम पे चला रहा था, तो उसका पूरा जूता जो है वो पूरा जो है वो ब्राउन हो चुका था, बिकॉज यहाँ टायर से पानी आ रहा था, पता नहीं कैसे कहाँ क्या से। ये वाला पार्ट है जो तुम कह रहे हो। हाँ, यहाँ से बहुत गंदी तरीके से पानी आ रहा था। तो आपका ये ब्रेक, एक पैर आपका यहाँ पर रहता है ब्रेक पे, एक आपका गियर पे रहता है, तो दोनों पैर जो है पूरे से ब्राउन हो गए थे। मुझे उस समय लगा कि अरे चलो भैया अच्छी बात है, मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं कपड़े खराब हो गए थे, लेकिन खराब मेरे भी हो रहे थे, मेरा अलग लेवल पे खराब हो रहा था। तुम पीछे बैठे थे? मैं पीछे बैठा था। मुझे उस टाइम तक नहीं रियलाइज हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश में कपड़ा गीला हो ही जाता है, तो इतना मुझे फील नहीं हुआ। जब मैं एक जगह पे रुका पेट्रोल भरवाने के लिए, उस टाइम में मुझे लगा कि मेरी शर्ट पीछे से काफ़ी हार्ड हो गई है। तो पीछे से क्या हो रहा था कि ये जो व्हील है पूरा जो कीचड़ फेंक रहा था वो यहाँ तो आ रहा था, प्लस वो टी शर्ट पे मतलब शर्ट पे पूरा आ रहा था। हाँ। मेरी मेरी पूरी शर्ट जो है पीछे से ब्राउन हो गई थी, एक लेयर बन गई थी। लेयर बन गई होगी ऐसे। तो जैसे ही मैं उसमें गया पेमेंट करने, मैंने उससे फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा यार देखो पीछे मिट्टी लगी क्या? बोला मिट्टी लगी नहीं, पूरी शर्ट ही मिट्टी से हो गई है। मैंने कहा ये तो बड़ी समस्या है इसके साथ, अब तो सोचना पड़ेगा सुबह निकालने बारिश में निकालने के लिए। तो ये एक चीज़, और अच्छा खासा इसमें प्रोटेक्शन है, मतलब मटला वगैरह सब लगा हुआ है। मुझे भी मतलब जब तुमने बताया मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि टायर अगर लगा है और तुम्हारा अपना ये टेल टाइडी भी पूरी जो भी जैसी भी है लगी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये रीज़न हो कि ये पतली बहुत है। तो नॉर्मली क्या है, जैसे मेरी बाइक का ये पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा है, जैसे सीट यहाँ तक आती है, तो ये पोर्शन चौड़ा है। और जैसे KTM में मैंने देखा हुआ है, KTM में भी थोड़ा चौड़ा है, और KTM में जो लोग हटाते हैं तब उनको दिक्कत होती है, ड्यूक में स्पेशली। लेकिन अब उस दिन मुझे लगा कि भाई ये सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब बाइक में अगर बारिश आ रही है कीचड़ है तो फिर आप नहीं इसको मतलब लेके चल सकते हो, या अगर चल भी रहे हो तो अकेले आगे बैठे तो ठीक है, जो पीछे बैठेगा तो उसके साथ तो वो होना ही होना है। और अब तेज चलो धीमे चलो पानी तो उतना ही आता है। तो पहले मुझे लग रहा था कि यार सामने से कीचड़, सामने से आएगा तो आगे वाला जाएगा, मैं कैसे जा रहा हूँ। तब मैंने देखा कि पूरी बाइक जो पूरा ब्राउन हो चुका था, पूरा मिट्टी सब पूरा यहाँ लग गई थी, वही सब मिट्टी मेरी बॉडी पे भी मतलब पीठ पे पूरा था। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट लगा। और 180 किलोमीटर में आई थिंक 4-4.5 लीटर तेल लगा था, तो 40-45 का एवरेज इसने दिया, जो ये हमेशा ही देती है। मैंने टैंक टू टैंक में हम लोग कर चुके हैं पहले, तो एवरेज में तो कोई शिकायत नहीं है। स्टेबिलिटी का पॉइंट हमने कवर कर लिया। और हाँ, मतलब बेसिकली मैं जहाँ गया था एक मंदिर है, तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा मतलब पतली रास्ता है, तो अगर यू टर्न लेना है, अगर आप जैसे रास्ता मिस कर जाओ तो इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो वेट है, तो आप टिल्ट करने में भी सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा टिल्ट हो जाए, आप होल्ड ना कर पाओ। तो मतलब शायद कई बार ऐसा लगता है कि ऑल्टो इससे कम जगह में मुड़ जाए। इसको पूरा मतलब आधा घुमाओ, फिर पीछे लाओ, फिर घुमाओ, तब जाके घूमते हो। ये एक प्रॉब्लम है जो मतलब डे टू डे लाइफ में मैं फील करता हूँ कि यार टर्निंग रेडियस से कम है वो, क्योंकि इसका हैंडल इतना, इसकी वजह से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है हैंडल के, ये पूरा मुड़ नहीं सकता है, प्लस वेट है तो टिल्ट करना भी सेफ नहीं लगता है। तो ये एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि टर्निंग रेडियस थोड़ा सा अगर और बेटर होता, एक बार में घूम जाती तो सही था। लेकिन फिर वही स्पोर्ट्स बाइक में अगर आपको क्या मतलब तुम क्या चाह रहे हो बाइक से? अब हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर बाइक में मज़ा नहीं रहेगा ना कि जब आप जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो, तो आप अगर जब तक जाम ना लगाओ तब तक क्या फायदा के बाइक का, कि आपने पूरी रोड ही ब्लॉक कर दी है। आप पहले आगे जा रहे हो, फिर पीछे आ रहे हो, फिर आगे जा रहे हो, उतनी से सब रुके हुए, रुको जरा रुको, गाड़ी घुमाने दो मुझे पहले। थोड़ा VIP वाला फील तुम भी ले लो। लेकिन अब इस बाइक का ऐसा है ना कि आपसे दूर से देखो तो आदमी आपको गरियाएगा नहीं, इतना तो श्योर है, क्योंकि वो डरता है कि भाई महंगी गाड़ी है, महंगी गाड़ी लग रही है, मतलब महंगी इतनी भी नहीं बट देखने लगती महंगी गाड़ी है, तो भाई इससे बोलने वाला नहीं क्योंकि पैसा आदमी है। तो ये तो इनफैक्ट लोग थोड़ा देख लेते हैं गजब की बाइक लग, क्योंकि साइड से इसका लुक बड़ा बेहतरीन आता है। मतलब जितनी देर में तुम गाड़ी मोड़ रहे होते हो तो इंसान लोग दो चीजें सोचेंगे, पहली यार गाड़ी गजब की लग रही है, और दूसरा आदमी भी दमदार लग रहा है। यही चीज़ है। और साफ सुथरी रखो तो थोड़ा और इम्प्रेस लगता है इंसान को, नहीं बस अभी निकल करके आ रही है, तो और इंसान गौर से देखने लगता है। तो ये रीजन है तुम्हारा गाड़ी को एकदम चमका के रखने का। ये मैंने एक्चुअली भी नोटिस किया, और कई बार लोगों ने जैसे पेट्रोल डलाने जो लोग पूछने आए थे भैया कितने की है, कौन सी है, तो क्योंकि पल्सर का एकदम ही नया अवतार है। नॉर्मली जो पल्सर की इमेज है वो पुराने वाली इमेज है, क्योंकि वो चाहे 125 रही हो चाहे 150 रही हो, सब में सेम ही एक मॉडल कंटिन्यू हुआ है, बट ये एकदम ही डिफरेंट है, तो लोगों को लगते नहीं कि बजाज की गाड़ी है ये। अच्छा ये बताओ, जैसे कि तुमने कहा सीतापुर ले गए, 180 किलोमीटर चला, जैसे क्या होता है कि सस्पेंशन नॉर्मली ठीक चलता है, जब गाड़ी एक फ्लो में चल रही होती है तो थोड़ी देर के बाद सस्पेंशन बैठने लग जाता है। तो क्या तुम्हें 50 किलोमीटर के चलाने के बाद कुछ ऐसा फील हुआ था, गड्ढे ऐसे तेज़ लग रहे हो?
नहीं इनफैक्ट अगर कंपेयर करें आगे और पीछे बैठने वाले के तो पीछे तो पता ही नहीं चलता है कुछ भी आके निकल जाए। अच्छा। आगे पता लगता है क्योंकि मे बी शायद क्योंकि आप यहाँ से भी हिट करते हो, बॉडी थोड़ी आपकी हिट होती है, तो आगे वाले को फिर भी थोड़ा बहुत फील होता है, पीछे बिल्कुल फील नहीं होता। मतलब कैसा भी गड्ढा हो आप एकदम मतलब ऐसे बस छू के निकल गया सीन। अच्छा, मेरी बाइक में उल्टा होता है, मेरी बाइक में मुझे नहीं फील होता है लेकिन पीछे वाले को काफ़ी फील होता है। हो सकता है तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ अलग हो। नहीं मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मतलब ये पीछे वाले को नहीं पता लगता, आगे तो फिर भी पता लगता है गड्ढा। बेबन ब्रेकर भी नॉर्मल भी चीज़ है, जितना मुझे फील होगा कि हाँ ब्रेकर है, पीछे नहीं पता लगता। अच्छा ये बताओ, जैसे जो एक और डाउट था लोगों का कि ये आंटी लोगों के लिए कैसी है, मतलब कभी आंटी को बिठाया? हाँ मम्मी को मैं बैठा के, मतलब मेरी मम्मी वर्किंग है तो मैं 2-3 बार उनको ऑफिस लेके गया हूँ, लेकिन वही है कि आप शौक के लिए बैठा लो या फिर अगर नीड है तो बैठा लो तो ठीक है, बट इट्स नॉट कंफर्टेबल भी नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। हाइट ज़्यादा और ज़्यादातर जैसे मम्मी लोगों का क्या होता है एक साइड को पैर करके बैठती है, तो या तो पहली बात तो आपका वो मतलब बेसिकली पैर रखने के लिए कोई ऑप्शन है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और अगर आप कुछ लगवा भी देते हो तो इस बाइक के लिए वो चीज़ है नहीं, तो इस बाइक की बेइज्जती हो जाएगी, वो लुक खराब कर देगा। तो मैं मम्मी को बोलता था कि आप इसी पे इस पे एक ही पे पैर एडजस्ट करके बैठो, या फिर मम्मी को बोलते क्रॉस लेग करके बैठो, लेकिन फिर वो बैठ जाती थी। बट अल्टीमेटली क्योंकि इसकी हाइट भी तो उस पर चढ़ने के लिए पहले आपको उस पर पैर रखना पड़ता है, फिर पूरा आपको उठना पड़ता है, फिर आपको बैठना पड़ता है, आप नीचे खड़े खड़े तो बैठ नहीं सकते हो। तो अगर बहुत नीड है तो ऑप्शन हो सकता है कि बैठ के इंसान जा सकता है, एक बार बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सोचो कि हाँ मैं इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर लूँ तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो बेसिकली पीछे वालों में अब हम हमारी लेडीज़ लोगों के लिए, आंटी लोगों के लिए, मम्मी लोगों के लिए उतना फिजिबल नहीं है। तो ओवरऑल हमने आई थिंक तुम्हारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जान लिया। और अभी सर्विस कॉस्ट क्या रहा था पहली और दूसरी सर्विस में? मतलब जो बेसिकली फर्स्ट सर्विस हुई थी उसमें कुछ 1000 या 1100 के आसपास आई थी कॉस्ट, इसमें 800 के आसपास तो ऑयल था, बाकी उन्होंने फिल्टर चेंज किया था, तो सब मिला करके कुछ 1100 उसमें अभी सर्विस कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो फ्री है, लेबर चार्जेस बेसिकली उसमें नहीं थे। और अभी दूसरी सर्विस होनी है, अभी वो 8वें महीने पे या फिर 4000 किलोमीटर पे होगी, तो जुलाई में या फिर जो पहले हो जाए। चलो, मुझे मतलब ये अच्छा लगा सुन के कि तुम अपनी बाइक से खुश हो, होना भी चाहिए। कमेंट सेक्शन भी थोड़े बहुत भर रहे हैं कि भाई लोगों के डाउट्स हैं, तो एक जो सबसे बड़ा डाउट लोगों का रहा है जो तुम भी जान रहे हो, वो चेन की प्रॉब्लम, उसके बारे में क्या कहना है? चेन की प्रॉब्लम सर्विस सेंटर ने बोला था कि आप इसे 400 किलोमीटर पे क्लीन कराते रहो, बट सर्विस के टाइम पे हुई थी क्लीन, उसके बाद में अलग से तो मैंने क्लीन अभी तक कराई नहीं है। और पहली सर्विस जब हुई थी तब ये शायद 500 या 800 से ली थी, और अभी 28 से, तो 2000 किलोमीटर हो चुकी है। उनके हिसाब से 500 बना दिया था, 4 बार उसका हो चुका है, 2000 हो गया, तो क्लीनिंग मैंने नहीं कराई है। तो और बाकी आवाज़ तो है, इनफैक्ट वो बढ़ ही गई पहले से, लेकिन तो अब मैंने उसको आदत ही बना ली, मतलब मेरे लिए हो गया कि वो गाड़ी की पायल है, झनकती रहेगी जब गड्ढा आएगा। तो ये तुम्हारी जो झनक आवाज़ आती है, ये केवल गड्ढों में आती है? गड्ढों में आती, लेकिन पहले क्या था कि कुछ मेजर गड्ढों में आती है तो जरा सा भी कुछ आएगा तो आवाज़ आती है, पीछे से कट सा बोलता है। चलो, इसका अगर हमें कभी कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा, अगली सर्विस तुम्हारी होती है, देखते हैं क्या होता है। हाँ मतलब अभी देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो रबड़ ठंड में हार्ड हो जाती है तो उसी पे चेन हिट करके आवाज़ करती है, और गर्मी में वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो गर्मियाँ तो आ चुकी है, सॉफ्ट जैसा तो कुछ हुआ नहीं है। एक बार ट्राई देखता हूँ फिर से उसको टाइट वाइट करवा कर कितना इम्प्रूवमेंट आता है, बट मुझे लगता है कि वो एक ऐसी बीमारी है शायद इस बाइक की साथ है ही, साथ रहेगी, और वो मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे कुछ इश्यूज रहे हैं जो भी कुछ है, बट मैंने उसकी आदत डाल दी है बेसिकली। अब उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। मैं इतनी चलाता भी नहीं हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली 6 महीने में 2800 किलोमीटर चली है, तो मेरा इतना होता नहीं है। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो तो मेजरली आप अच्छे रोड्स पे चलाते हो, तो वहाँ तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। चलो ठीक है पांडे, हमारे पास कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो हमको वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा। हाँ, हमने कोशिश करी है सारे पॉइंट्स कवर करने की, होपफुली लोगों को कुछ हेल्प हो, और जो लेना चाह रहा है उसको भी कुछ क्लैरिटी मिले। बाकी आप वीडियोस और भी देख सकते हो, माइलेज टेस्ट भी किया है हमने, और इनिशियल रिव्यू भी लिया है, और एक्सेलरेशन टेस्ट, नाइट टेस्ट, सब कुछ कर रखा है भाई, बाइक का कुछ नहीं छोड़ा है इसका। अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बता सकते हो, मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगा। एंड उसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच पांडे जी।
इतनी गर्मी में समय निकालने के लिए। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा, मतलब ये बेसिकली व्यूअर्स के लिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डाल दो। अच्छा। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी ना वो क्वेश्चन आयर राउंड होगा इस बाइक को लेकर के, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं होगी मैं वो भी कर लूँगा। हाँ। और फिर मैं बताऊँगा कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेंट्स में भर दो आप इस वीडियो को। ये मैंने नहीं बताया था इसको बोलने को, इसने खुद से बोला है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।